वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम CPO मुल्तान के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अजहर अकरम साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त। आज हम बात कर रहे थे इसी हवाले से प्रोग्राम में कि कंदील मर्डर केस जो है उसकी तफ्तीश आखिर कहाँ तक पहुँची है, पुलिस को क्या बरामद हुआ और कितनी हर्डल्स पुलिस ने देखी। इसी हवाले से हम CPO साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। कंदील के मर्डर के हवाले से तफ्तीश पुलिस की इस वक्त जारी है, तो अभी तक तफ्तीश किन मराहिल में दाखिल हुई है? देखें, ये एक ऐसा केस है जो कि हम इसको हर एंगल से देख रहे हैं। इसको आपको पता है कि ऑलरेडी तमाम हर किस्म के फोरेंसिक एविडेंसेस जो हैं दे आर ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड सेंड टू PFSA लाहौर में। वहाँ पे उन सैंपल्स के ऊपर आज काम भी शुरू हो चुका है। एक्सपेक्टेडली हम कल मुलजिम को भी वहाँ लेके जाएंगे फॉर DNA सैम्पलिंग। तमाम तरह के फोरेंसिक एविडेंसेस ऑलरेडी प्रोग्रेस में हैं, काम हो रहा है। अच्छा, इसमें मुलजिम चूँकि FIR में एक ही नामजद है, क्या पुलिस की तफ्तीश में सामने आ रहा है कि मुलजिम एक था या मजीद भी हो सकते हैं? देखें, ये अभी पहला दिन है रिमांड का। वी आर अंडर हम उसके टेक्निकल डेटाज हमारे पास आ रहे हैं। जाहिर है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि उसने मर्डर किया है, उसमें हमें बाकी फैमिली मेंबर्स को भी देखना है। ऑनर किलिंग का कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है? जी, फिलहाल उसकी तरफ से यही है कि ये प्रीटेक्स्ट जो है वो ऑनर का ही, ऑनर किलिंग का है। अच्छा, ये भी बताइएगा साहब कि FIR की कॉपी यकीनन हमने भी देखी, मीडिया ने भी देखी, सब ने देखी। कंदील बलोच का असल नाम फौजिया अजीम है। FIR में कंदील बलोच क्यों दर्ज है? ID कार्ड वाले नाम से FIR क्यों नहीं काटी गई? जी, उसमें हमने ये सारी चीज़ें उनकी ज़िम्नियात में आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। तो ये माइनर चीज़ें हैं जो कि हम उसमें तमाम, जब IO अपनी ज़िम्नियाँ लिखता है, केस डायरीज लिखता है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मुलजिम को आपने बाद में गिरफ्तार किया क्योंकि वो जाए वकूफ़ से तो फरार हो चुका था। पुलिस को हर्डल्स हुई उसे गिरफ्तार करने में, या आसानी एक मुखबरी पे गिरफ्तार हो गया, या खुद उसने गिरफ्तारी दी? देखिए, ये तो हमारा बड़ा आम सब प्रोफेशनल काम है। वी टुक इट प्रोफेशनली, और उसमें हमारी ऑपरेशनल और टेक्निकल टीम्स दे बोथ एडवांस्ड, और उसमें हमें कोई ऐसा हमें वो टेक्निकल जो चीज़ें थी हमारी साथ में, सिस्टम्स को लेके हम चल रहे थे, उसमें हमने उसको इसलिए गिरफ्तार किया। ठीक। अच्छा, पुलिस चूंकि अभी रिमांड ले रही है, तफ्तीश का सिलसिला जो है वो जारी है। ऑनर किलिंग की बात तो मेरा ख्याल है पुलिस के किसी भी टॉर्चर के बगैर या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल किए बगैर वो मान गया बहुत आराम से कि जी ये ऑनर किलिंग है, मैंने इसलिए मारा। पुलिस को जाहिर है और भी शकूक व शुबहात होंगे, तो क्या पुलिस को कोई बात उसके मुंह से निकलवाने के लिए किसी किस्म का कोई उसको मेंटल टॉर्चर या किसी किस्म की कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसे कोई देना पड़ता है, या आसानी से पुलिस की हर बात का जवाब दे रहा है? क्योंकि हमने देखा कि वो बयान पे बयान बदलने का सिलसिला उसका मुलजिम का अभी तक जो मीडिया के सामने आ रही चीज़ वो जारी है। देखिए, वी आर स्ट्रिक्टली वर्किंग, जो कि लॉ की प्रोविजंस हैं हमारे पास, वो रिमांड पे है। रिमांड में हम उससे इंटेरोगेशन कर रहे हैं एज़ पर लॉ, और उसमें उसको किसी किस्म का कोई फिजिकल टॉर्चर या कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारा अपना एक वे ऑफ इंटेरोगेशन है, उसी में हम उसको कर। मुलजिम की ज़हनी सतह क्या मालूम होती है? कोई नशेई टाइप है या नॉर्मल? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं, इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, कंदील बलोच के अहले खाना में उसके गालिबन शायद 6 सगे भाई हैं। एक मंजर आम पर है, बाकी नज़र नहीं आए। क्या पुलिस की तफ्तीश में बाकी लोग सामने आए या वो हिडन है? जी, मैंने आपको बताया है, जो अभी तक की हमारी मालूमात हैं, इसके 3 भाई हैं, दे आर इन सऊदी अरेबिया। चौथा एक जॉब करता है, वो कराची में है। 5वां ये खुद है, और छठा एक जो रिपोर्टेडली वो ड्रग एडिक्ट है, एंड ये वहीं पे DG खान में घर में ही रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारी वालदा से बात हुई कंदील की, तो उनका कहना ये था कि वो बेटी को गंवा चुकी हैं, अब वो बेटे को नहीं गंवाना चाहती, लेकिन फादर जो थे वो स्ट्रिक्टली इस पे अड़े हुए हैं कि वो बदला लेंगे अपनी बेटी का। अब दोनों चूँकि माँ बाप हैं, दोनों के बयान भी मुतज़ाद हैं, पुलिस के लिए कोई हर्डल क्रिएट होगी इस हवाले से आगे तफ्तीश? देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें मुद्दई की एक ख़ास इम्पोर्टेंस होती है बाहर के, बट हम उसको उन तमाम एंगल्स को कवर कर रहे हैं, एंड द प्रोसिक्यूशन इज़ विद अस, और हम उसमें तमाम एंगल्स देखेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि कल को पेरेंट्स का क्या चीज़ें सामने आती हैं। इस सोसाइटी में डिफरेंट सोशल कॉनोटेशंस और एनवायरनमेंट्स बनती हैं। हम इसको जब चालान अदालत में पेश करेंगे तो इंशाल्लाह विल
کا ہے کہ یہ 100% انڈیپینڈنٹلی اور میرٹ بیسڈ جو ہے ایک فول پروف ہم چالان پیش کریں عدالت میں. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آنر کے متعلق ہماری پارلیمنٹ آلریڈی لاز پاس کر چکی ہے. اس میں مرڈر ادروائز کین بی کمپاؤنڈیبل, تو جب اس میں وہ کانٹیکسٹ آتا ہے تو پھر اس میں وہ کمپاؤنڈیبل نہیں رہتا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائے گا کہ قندیل کے حوالے سے یہ بھی ریومرز تھیں کہ اسے شاید کوئی تھریٹس آ رہے تھے, اس طرح کی چیزیں ابھی تک پولیس کے ہاتھ کوئی اس کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا, کچھ اور بھی کہ شاید اس کے بھائی کو ورگلایا گیا ہو, کسی اور کا پیچھے ہاتھ ہو, کوئی اس طرح کی چیز ابھی تک کوئی منظر عام پر تو نہیں ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی چیز ابھی تک کی انویسٹیگیشن انٹیروگیشنز میں نہیں ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کو کچھ تھریٹس تھیں, یہ مائٹ بھی کہ اس نے کسی ایک خاص وقت میں کراچی یا لاہور سے اس کا ذکر کیا ہو مقتولہ نے اپنے پریس کانفرنس میں, بٹ وہ یہاں پہ اپنے پیرنٹس کے پاس نارملی یہ کرائے کا گھر ہے جو کہ 3-4 مرلے پہ مشتمل ہے, اور وہ شاید اپنے آپ کو ایک ہڈن رکھنا چاہتی تھی جب وہ یہاں پہ پیرنٹس کے پاس ملنے آتی تھی. سو نو بڈی انفارمڈ اس, مقتولہ یا اس کے پیرنٹس کی طرف سے پولیس کے کسی کارنر کو یہ نہیں کہا گیا کہ آئی ایم ہیئر اینڈ لک آئی نیڈ سیکیورٹی. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی, قندیل کی ڈیڈ باڈی کیونکہ تصویریں بھی منظر عام پر کچھ آئیں, عام طبقے کے خیال میں اس کے چہرے پہ کچھ اسپاٹ یا کوئی نشان بھی محسوس ہوئے, کیا کوئی تفتیش میں سامنے اس کی آیا کہ اس کی مزاحمت کی گئی یا اس پہ کوئی تشدد کیا گیا؟ دیکھیے نیچرلی نارملی یہ ہمارے فورینزک ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز میں اس میں ہے, پوسٹ مارٹم بھی تو رپورٹ آ چکی ہے, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے, بٹ وہ فائنل اوپینین ڈاکٹر صاحب نے دینی ہے آفٹر آل دا کیمیکل ایگزامینیشنز آر ڈن, اور جو فورینزک باقی ہمارے وہاں سے سیمپلز ہیں ان کی رپورٹ کے بعد. سو اپیرنٹلی جو اس وقت ہے اس کے آپ نے ناک اور بیکاز اس کی زبان تھوڑی سی باہر تھی, یہ سفوکیشن جب ہوتی ہے اس میں ایک نارمل فورینزک کے یہ ایویڈنس ہے. سو اس میں اسفکسیل جو ڈیتھس ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے, اور وہ عام سمٹمس سے اس کے, باقی اس کے جو ٹارچر کا ایسا کوئی نشان نہیں تھا, بٹ نیچرلی جب ایک فورس کے ساتھ ناک کو یا منہ کو دبایا جائے گا تو وہ تھوڑا سا اس میں وہ امپیکٹ آئے گا اسکن کے اوپر, وہ بلڈ کلاٹس جمع ہوئے جی وہ وہی چیزیں ہیں, اور باہر کے ایکسپرٹ کی اوپینین ہی اس میں فائنلی لیڈ کرتی ہے ٹورڈز دا انویسٹیگیشن. تھینک یو. ناظرین, سی پی او ملتان کی گفتگو آپ نے سنی, اب سنواتے ہیں آپ کو کہ ملزم نے گرفتار ہونے کے بعد میڈیا کو کیا بیان دیا. ناظرین, ملزم کا اقبال جرم آپ نے سن لیا, اب ماہر قانون سے بات کرتے ہیں کہ اس کیس کی قانونی طور پر حیثیت کیا ہے. جی, اس وقت ہم ہمارے قانون کے پاس موجود ہیں, واصف سما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں قندیل بلوچ قتل کیس جو کہ اس وقت میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے, اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے, اس کے اصل محرکات بھی ہم نے آپ کو پورے پروگرام میں دکھائے, لیکن اس کیس کی قانونی طور پر حیثیت کیا رہے گی, اسی حوالے سے ماہر قانون سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ واصف صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اچھا, قندیل بلوچ کیس یقیناً آپ سن بھی رہے ہیں, اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں, قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت اب کیا ہے قانون کی نظر میں؟ یہ آنر کلنگ کا کیس ہے. اگر آپ نے ایف آئی آر بھی پڑھی ہو تو اس میں بھی بڑا یہ کلیئر مل جاتا ہے کہ یہ آنر کلنگ ہے. پاکستان یا سب کانٹیننٹ انڈیا میں اس طرح کے کیسز یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے, اور اگر اس کی پنشمنٹ کی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ اس میں موسٹ لائکلی سزائے موت ہوگی, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ 25 سال بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید سزا بھی ہو سکتی ہے, عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اچھا, قندیل بلوچ کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا, قانونی طور پر شناختی کارڈ میں اس کا نام فوزیہ عظیم ہے, اور جو اب ایف آئی آر درج ہوئی, کیونکہ زبان زد عام یہ بات اب آ رہی ہے کہ کاغذوں میں کیا قندیل بلوچ کا نام درج کیا گیا ہے, محرر نے ایف آئی آر میں قندیل بلوچ لکھا ہے, فوزیہ عظیم کیوں نہیں لکھا گیا اس کا نام, کیا وجہ تھی, کیا قانونی طور پر فوزیہ عظیم زندہ ہے ابھی بھی؟ دیکھیے, اس کیس میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جب سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو اس میں اس کا نام آ جائے گا. اچھا, جہاں تک معاملہ ہے اس کیس کا, تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آنر کلنگ کا کیس ہے, اور اس میں ہماری جو ہے نا بہت ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ اس کو ہائی چیک کرتی ہیں, اور جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں قانون کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے, چلنا چاہیے, اس کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے. وہ اس کو دیکھتی ہیں ویسٹرن
सोसाइटी के हिसाब से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बाहर के ममालिक में ऑनर किलिंग नहीं इतनी हम सुनने में आती है, लेकिन हमारे जो ये सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग के नाम पे हर दूसरे दिन एक खातून जो है वो कत्ल हो जाती है, हर दूसरे दिन, और कोई पूछने वाला नहीं है, नाम निहाद कानून बन जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप समझ रहे हैं कि अभी कोई गड़बड़ है, इसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? सब कॉन्टिनेंट में रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1857 तक औरत को सती कर दिया जाता था, तो गोरों ने आके यहाँ पे लॉ चेंज किए। अभी इस चीज़ को टाइम और थोड़ा सा और मुझे लगता है कि कुछ और टाइम लगेगा इस चीज़ को चेंज करने। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में गैरत के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, हर बंदा अपने फेल का खुद जिम्मेदार है। इसी तरह इस केस में भी ये इंडिविजुअल एक्ट है, इसमें पूरी सोसाइटी का कोई रोल नहीं है। और कानूनी तौर पे अब हमारा अगर देखते हैं तरीकी तौर पे, तो आम तौर के ऊपर कोर्ट्स इसमें उम्र कैद सजा देती रही है, ख़ास तौर पे गैरत के केसेस के ऊपर इसमें सजाए मौत आम तौर पे नहीं होती। तो अब ये अच्छा, एक और भी वास्तव, क्योंकि कानूनी तौर पे मैं पूछना चाहूँगी कि आम तौर पर ऑनर किलिंग के केसेस में मुद्दई घर में कोई ना कोई बनता है। अगर बेटे ने कत्ल किया है तो बाप मुद्दई है, और अगर बाप ने किया है तो माँ या भाई की तरफ से FIR है। वो फिर घर के लोग होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, वो कहते हैं हमारा एक तो चला गया, अब हम दूसरा भी गंवा दें, इस चक्कर में वो केस वापस ले लेते हैं, और वहीं के वहीं सब कुछ हमारे माशरे में खासकर ये हो रहा है। नहीं, अब देखिए इसमें जो तीसरी पार्टी है वो स्टेट, और स्टेट कभी बैक आउट नहीं करेगी। अच्छा। और वैसे भी इसमें जो ऑनर किलिंग के ऊपर जो हुआ है, इसके भाई ने किया, और भाई बरी था, चाहे इसके ऊपर दूसरा भी का बाप मुद्दई है, लेकिन वो भी जो बाप मुद्दई है वो भी इसको केस वापस नहीं ले सकते क्योंकि तीसरी पार्टी। ठीक, बहुत शुक्रिया वासिफ जुमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कानूनी राय जो थी वो इस केस के ऊपर अब उन्होंने दे दी अपनी कि क्या मुहर्रिकात असल हो सकते हैं, केस किस तरफ जा सकता है। हर कोई ये सोच रहा है शायद ये केस जो है ठप हो जाएगा बाप के वापस लेने के बाद, लेकिन अगर स्टेट इन्वॉल्व है तो इस केस में स्टेट कभी भी जो है बैकफुट पे नहीं जाएगी, और ये केस यकीनन तमाम पाकिस्तान की आवाम की अब यही एक दुआ है कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं ऑनर किलिंग जहाँ जहाँ हो रही है, मुलजिम जो हैं, जब मुजरिम बन जाते हैं तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि ये एक अमल जो है इसको दोहराना बंद कर दें लोग, और ख़वातीन को भी हमारे मुल्क में जीने का जो है वो हक मिल सके। इसके साथ ही प्रोग्राम FIR नंबर 7 से मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।